कल्पना कीजिए एक ऐसी पृथ्वी की जहां पर इंसान सूरज की रोशनी को मोड़ सके, तापमान को रिमोट से कंट्रोल कर सके और हवा से कार्बन को कलेक्ट कर सके। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि क्लाइमेट इंजीनियरिंग की हैरतअंगेज हकीकत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये टेक्निक धरती को बचा पाएगी या फिर एक अनकंट्रोलेबल एक्सपेरिमेंट बन जाएगी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कुछ साइंटिस्ट पृथ्वी के डॉक्टर बनके इसके बुखार को उतारने में जुटे हैं और कुछ लोग इसे प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी मानते हैं। क्या ये हमारा भविष्य है या फिर एक बहुत बड़ी भूल? वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि यहाँ हर सच आपके दिमाग को हिला सकता है। स्वागत है आपका इस रहस्यमय विज्ञान के रहस्यमय संसार में। देखिए, क्लाइमेट इंजीनियरिंग को एक सॉल्यूशन की तरह समझने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है कहाँ। देखिए, पृथ्वी का वातावरण एक कंबल की तरह होता है जो कि हमें गर्मी और ठंड दोनों से बचाता है। लेकिन जैसे जैसे ये कंबल मोटा होता गया, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस और ग्रीन हाउस गैसेज ऐड हो गई, तो ये कंबल हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन गया। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप जुलाई के महीने में कंबल लेके सो रहे हो और हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज की मात्रा ज्यादा होने के कारण हमें हीट वेव्स, अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पृथ्वी जो कभी हमारे लिए एक सुरक्षित और संतुलित घर हुआ करती थी, आज अपने बदलते रूप से हमें चेतावनी भी दे रही है। क्लाइमेट इंजीनियरिंग एक ऐसी साइंस है जो हमें इस संकट से लड़ने का एक नया अप्रोच देती है। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया का सपना है जहां हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रह सकें। लेकिन यह सपना तब आया जब हमने अपने ही गलतियों से धरती का संतुलन बिगाड़ लिया है। हमारी फैक्ट्रीज, कार और बेतहाशा हो रही डिफोरेस्टेशन ने वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस का स्तर इतना बढ़ा दिया है कि धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमारे लिए नई चुनौतियां लेकर आ रहे हैं। इसी संकट से निपटने के लिए जियो इंजीनियरिंग और क्लाइमेट इंटरवेंशन जैसे कॉन्सेप्ट सामने आए हैं, जिसका मकसद है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना और धरती को फिर से एक स्थिर अवस्था में लाना। चाहे वो सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करने की टेक्निक हो या वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर उसे स्टोर करने का तरीका। लेकिन आप सभी सोच रहे होंगे कि प्रैक्टिकली ये तो इम्पॉसिबल लगता है। देखिए, वीडियो में आगे चलकर हम इस पे बात करेंगे कि कैसे ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकती है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या हम इतनी शक्तिशाली टेक्निक का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कर पाएंगे? क्या हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके उसे बचा सकते हैं? ये कहानी सिर्फ साइंस की नहीं बल्कि हमारी चॉइसेस, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी फ्यूचर की भी है। देखिए, इसमें दो अप्रोचेस होती हैं। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, जिसको CDR भी कहते हैं, जिसमें हम एटमॉस्फेयर से एक्सेस कार्बन को सोख कर उसे जमीन या समुद्र में स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, जिसको SRM कहा जाता है, जिसमें हम सूरज की किरणों को वापस अंतरिक्ष में भेजकर धरती के तापमान को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कोशिश की जा सकती है कि पृथ्वी के टेम्परेचर को नॉर्मल किया जा सके। इसके अलावा साइंटिस्ट के द्वारा एक और टेक्निक डेवलप की गई थी जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, जहां हम वातावरण में छोटे छोटे पार्टिकल छोड़ते हैं और सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेज देते हैं। इसके अलावा एक और टेक्निक है जिसको कहा जाता है मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, जहां समुद्र के ऊपर मौजूद बादलों को और चमकदार बनाया जाता है ताकि वे ज्यादा सनलाइट रिफ्लेक्ट कर सकें। ये टेक्निक्स धरती के तापमान को कम करने में मददगार हो सकती हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है। दूसरी ओर, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्निक हमें वातावरण से एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में मदद भी करती है। इसमें सबसे पुराना और नेचुरल तरीका है एफोरेस्टेशन, यानी कि पेड़ लगाना। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। इसलिए आप खुद सोचिए कि जितने ज्यादा पेड़ इस धरती पर रहेंगे उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन हमें उतनी मिल सकती है। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ लगाइए। इसके अलावा एक टेक्निक और भी है जहां ऑर्गेनिक वेस्ट को जलाकर एक ऐसा चारकोल बनाया जाता है जो मिट्टी में कार्बन स्टोर कर सकता है, और इसका नाम है बायोचार। इसके अलावा एक तरीका और भी है जिसे कहा जाता है ओशन फर्टिलाइजेशन, जहां समुद्र में न्यूट्रिएंट्स डालकर फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ बढ़ाई जाती है जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती है। और फिर है डायरेक्ट एयर कैप्चर, जो एक हाई टेक तरीका है जहां पर एडवांस मशीन का यूज करके कार्बन को हवा से डायरेक्ट सोखा जाता है। देखिए, ये तो थी कुछ टेक्निक्स जो कि क्लाइमेट इंजीनियरिंग में हेल्प कर सकती हैं, लेकिन इसके अलावा काफी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने में, पृथ्वी को बचाने में हेल्प कर रहे हैं। चलिए इन सबको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। इनमें से एक है स्पाइस प्रोजेक्ट, यानी कि स्ट्रेटोस्फेरिक पार्टिकल इंजेक्शन फॉर क्लाइमेट इंजीनियरिंग, जिसका मकसद स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन टेक्निक का परीक्षण करना था, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में डिस्कस किया था। हालांकि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक छोटे पैमाने पर ही शुरू किया गया था, लेकिन इसमें सामने आए एथिकल और टेक्निकल चैलेंज ने हमें सिखा दिया कि जियो इंजीनियरिंग के प्रयोगों को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर ओशन फर्टिलाइजेशन के प्रयोगों की अगर हम बात करें तो उसने कुछ मिक्स रिजल्ट दिए हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट में फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ बढ़ने में सफलता मिली है,
इसके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट को लेकर चिंताएं भी सामने आई हैं, जिससे हमें पता चला कि जियो इंजीनियरिंग के हर प्रयोग के पहले हमें उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट को समझना भी ज़रूरी है। देखिए, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम जियो इंजीनियरिंग और क्लाइमेट इंजीनियरिंग दो टर्म यूज़ कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यानी कि क्लाइमेट इंजीनियरिंग और जियो इंजीनियरिंग का मकसद एक ही होता है, जो कि है अर्थ की हेल्थ के लिए अच्छा करना। देखिए, क्लाइमेट इंजीनियरिंग और जियो इंजीनियरिंग के बारे में बात करते समय सिर्फ साइंस और टेक्निक ही नहीं, बल्कि एथिक्स और मोरल्स भी एक बड़ी भूमिका निभाती है कि क्या हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार है। ये सवाल हमें जियो इंजीनियरिंग के मोरल इम्प्लीकेशन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। दरअसल जब हम वातावरण में बदलाव करने की कोशिश करते हैं तो इसके परिणाम अच्छे ही क्यों ना हो, लेकिन ये एक प्लेइंग गॉड की तरह होता है, जो कि हमारे सामने एक और क्वेश्चन खड़ा कर देती है कि क्या हम इतने कैपेबल हैं कि नेचर के संतुलन को अपने कंट्रोल में ले सकें। इसके साथ ही जियो इंजीनियरिंग के पोटेंशियल रिस्क और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी एक बड़ी चिंता का विषय है। उदाहरण के लिए, अगर हम स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर मॉनसून पर पड़ सकता है, जिससे कि एग्रीकल्चर और वाटर अवेलेबिलिटी भी प्रभावित हो सकती है। इसी तरह ओशन फर्टिलाइजेशन से समुद्री इकोसिस्टम को नुकसान भी पहुंच सकता है। ये रिस्क ना सिर्फ एनवायरमेंटल है बल्कि सोशल और इकोनॉमिक भी है, क्योंकि जियो इंजीनियरिंग या फिर क्लाइमेट इंजीनियरिंग के परिणाम सभी देशों के लिए समान नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, अगर एसआरएम टेक्निक से किसी एक रीजन का तापमान कम होता है तो दूसरे रीजन में सूखा या बाढ़ जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। इसलिए जियो इंजीनियरिंग या फिर क्लाइमेट इंजीनियरिंग के बारे में बात करते समय हमें टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं बल्कि एथिकल और सोशल डायमेंशन पर भी गहराई से सोचना होगा। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल सोल्यूशन नहीं है, बल्कि इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को असर डाल सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल सोल्यूशन नहीं बल्कि इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हमारे इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन या फिर ओशन फर्टिलाइजेशन की ही बात करें, यानी कि अगर हम वातावरण में एरोसोल्स छोड़ते हैं तो इससे ना सिर्फ तापमान कम हो सकता है बल्कि रेनफॉल पैटर्न भी बदल सकते हैं, जिसका असर फॉरेस्ट, रिवर और एग्रीकल्चर लैंड पर पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म में ये टेक्निक्स इकोसिस्टम को इम्बैलेंस भी कर सकती हैं, जिससे कई प्लांट और एनिमल स्पीशीज के लिए खतरा पैदा हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी, जो पहले से ही क्लाइमेट चेंज के कारण टेंशन में है, और भी ज्यादा प्रभावित हो सकती है। वहीं अगर बात करें इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की, जो कि एक बड़ा सवाल है, तो क्लाइमेट इंजीनियरिंग के कई तरीके जैसे कि एफोरेस्टेशन या फिर डायरेक्ट एयर कैप्चर काफी महंगे भी हैं। तो सवाल फिर से वही आता है कि क्या सभी देश, खासकर विकासशील देश, इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर कर भी सकते हैं तो क्या ये एक परमानेंट सोल्यूशन होगा। चलिए बात कर लेते हैं कुछ नेचुरल हैबिटाट्स की। जैसे कि हमने बात करी थी फाइटोप्लैंक्टन की, जिसकी ग्रोथ बढ़ाने से समुद्र में ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है, जिससे मरीन लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। इसी तरह ज्यादा पेड़ लगाने और रिफॉरेस्टेशन के दौरान अगर सही प्रजातियों के पेड़ नहीं लगाए जाते तो इससे लोकल इकोसिस्टम को भी नुकसान पहुंच सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए ये चीज तो क्लियरली सामने आती है कि जियो इंजीनियरिंग और क्लाइमेट इंजीनियरिंग सिर्फ एक टेक्निकल सोल्यूशन नहीं बल्कि एक चैलेंज भी हो सकता है, जिसमें एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स भी शामिल हैं। इसलिए हमें याद रखना होगा कि वातावरण को बचाने के लिए हमें ऐसे समाधानों की जरूरत है जो ना सिर्फ प्रभावी हों बल्कि सस्टेनेबल भी हों। देखिए, इन सब के बावजूद हमें एक चीज पे और नजर डालनी चाहिए, वो है इसका फ्यूचर। क्लाइमेट इंजीनियरिंग का फ्यूचर एक ऐसा टॉपिक है जो ना सिर्फ वैज्ञानिकों बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बड़ी उम्मीद और चुनौती दोनों लेकर आता है, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस इस फील्ड को पूरी तरह बदल भी सकते हैं। उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट इंजीनियरिंग, जिनका इस्तेमाल करके हम क्लाइमेट मॉडल्स को अधिक सटीकता से बना सकते हैं, जिससे जियो इंजीनियरिंग के प्रभावों को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए हम और इफेक्टिव कार्बन कैप्चर मटेरियल्स विकसित कर सकते हैं जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा एफिशिएंटली सोख सके। वहीं बायो इंजीनियरिंग के फील्ड में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और एल्गी का इस्तेमाल करके कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को बढ़ाया जा सकता है। अगर हम इसके भविष्य के पोटेंशियल सिनेरियोज को देखें तो दो मेन पॉसिबिलिटीज हमारे सामने आती हैं। पहला, अगर हम जियो इंजीनियरिंग को सही तरीके से और रिस्पॉन्सिबल ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने में मदद भी कर सकता है। इससे हम एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, सी लेवल राइज और इकोसिस्टम के नुकसान को कम कर सकते हैं। इसका दूसरा सिनेरियो ये भी है कि अगर हम इसके यूज में कहीं गलती करते हैं तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर एसआरएम, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल बिना प्रॉपर रिसर्च के किया गया तो इससे रीजनल क्लाइमेट चेंज इम्बैलेंस पैदा हो सकते हैं, जिससे कुछ रीजन को तो फायदा होगा लेकिन कुछ एरिया को काफी नुकसान हो सकता है, जैसा कि हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया था। अब देखिए, इसके साथ क्लाइमेट गोल्स को अचीव करने में क्लाइमेट इंजीनियरिंग की भूमिका एक सप्लीमेंट्री टूल होगी,
ये टेक्निक अकेली जलवायु संकट का समाधान नहीं है, बल्कि ये हमारे एफर्ट को सपोर्ट भी कर सकती है। उदाहरण के लिए पेरिस एग्रीमेंट के तहत तय किए गए लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें कार्बन एमिशंस को कम करने, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने और इकोसिस्टम को रिस्टोर करने जैसे मेजर के साथ साथ जियो इंजीनियरिंग का भी इस्तेमाल करना होगा। ये टेक्निक हमें उस समय मदद कर सकती है जब हमें तत्काल जलवायु प्रभावों को कम करने की जरूरत होगी, लेकिन ध्यान रहे ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन का ऑप्शन नहीं है। और इन फ्यूचर जियो इंजीनियरिंग का सफल होना इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और ग्लोबल कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ाएं। देखिए, क्लाइमेट इंजीनियरिंग की ये यात्रा हमें एक नए सच से रूबरू कराती है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। हमने देखा कि कैसे सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल जैसी टेक्निक से हम अपनी पृथ्वी का टेम्परेचर ठंडा कर सकते हैं। हमने समझा कि इन टेक्निक्स के पीछे का विज्ञान कितना शक्तिशाली है, लेकिन साथ ही ये भी कि इनके एथिकल डायलेमा, एनवायरमेंटल रिस्क और सोशल चैलेंज कितने गहरे हैं। कुल मिलाकर बात करें तो क्लाइमेट इंजीनियरिंग या फिर जियो इंजीनियरिंग एक दो धारी तलवार की तरह, जो कि संकट को टाल भी सकती है और संकट को बढ़ा भी सकती है। और अब समय आ गया है कि हम खुद से सवाल पूछें कि क्या अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम क्या टेक्नोलॉजी पर भरोसा करके बैठ जाएंगे या फिर अपनी जीवन शैली और नीतियों में बदलाव भी लाएंगे। याद रखिए, क्लाइमेट इंजीनियरिंग या फिर जियो इंजीनियरिंग एक सप्लीमेंट्री टूल है, ना कि परमानेंट सॉल्यूशन। असली बदलाव तभी आएगा जब हम कार्बन एमिशंस को कम करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाएंगे। मिलते हैं आपसे एक और रोमांचकारी और रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।